नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को देख करके चलते हैं, अच्छा भी लगता है, जो हमारी रहनुमाई करे वैसा ही हम करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से निरंतर शिकायतें आ रही हैं कि सियासी जमातें सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट करती हैं। हम कुछ पिक्चर्स आपके समक्ष रखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की पिक्चर्स हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के तस्वीरें हैं, क्योंकि वीडियो हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाए। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यक्रमों की तस्वीरें हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। एक राजौरी से ताल्लुक़ रखती है तस्वीर और दूसरी डिस्ट्रिक्ट कठुआ से ताल्लुक़ रखती है। हालांकि आरोप लगते हैं, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती आई है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सत्ता में होने के बावजूद अपनी हेकड़ी दिखाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं करती है। सोशल डिस्टेंसिंग या कोविड-19 की बात करें, ये किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता, जात बिरादरी से ताल्लुक़ नहीं रखता, धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, जो इस पार्टी की रहनुमाई करते हैं, सरकार की रहनुमाई करते हैं, देश की रहनुमाई करते हैं। उन्होंने आग्रह किया था, कार्यकर्ता अगर इस बात को नहीं मानते हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग की बात को नहीं मानते हैं, तो कार्यकर्ता क्या उस बात को भी मानते होंगे कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और खुद तीसरे नंबर पर। लेकिन इतना गहराई में ना जाते हुए सिर्फ हम आपको ये तस्वीरें दिखा के बता देते हैं कि कितना फॉलो करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। दर्शकों, हमने अपनी पार्टी के नेता मंजीत सिंह से बातचीत की और उनसे जानना चाहा कि क्या वाकई में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के कोई फार्मूला इख्तियार करना चाहिए या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को वायरस कोविड-19 कुछ नहीं कहता है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। मैं तो समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पे मूक दर्शक बनी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन को बिना लिहाज जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो इसको वायलेट कर रहे हैं, मैंने देखा है मैरिज पैलेसेस में पार्टियां हो रही हैं, मैरिज पैलेस में फंक्शन हो रहे हैं। एक तरफ गवर्नमेंट ने इनको पाबंदी लगाई हुई है, दूसरी तरफ यही पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं वो मैरिज पैलेस में जो है वो 50-50, 100 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानगी आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन गरीब लोगों को तो तंग करती है, गरीब को रेडी फड़ी नहीं लगाने देते, उसको कहते हैं तुम काम मत करो। लेकिन ये जो लोग हैं जो फ़ोटो खिंचाने के लिए रोज़ जो है ये वायलेशन कर रहे हैं, इस पर मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वो पॉलिटिकल पार्टी ख़ास तौर पे जिनकी सरकारें हैं, जब वो वायलेट कर रही हैं तो मैं समझता हूँ कि लोगों में एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। उनको MHA की एडवाइजरी को मानना चाहिए और ये पॉलिटिकल एक्टिविटियाँ आगे चलती रहेंगी, बड़ा समय मिलेगा। इस वक्त कोविड-19 से लड़ने की ज़रूरत है। इस वक्त हमको कोई ऐसा काम नहीं हमने करना है जिससे एडमिनिस्ट्रेशन जो पाबंदियां लगा रही हैं उसमें कोई रुकावट बने। और फिर लोग ये बात करते हैं कि यार यही जुम्मेवार लोग जो हैं यही रोज़ बाहर आ रहे हैं, यही लोग जो हैं इसकी वायलेशन कर रहे हैं, तो फिर गरीब लोगों को क्यों सताया जाता है। एक रेडी फड़ी वाले पे तो पुलिस 188 का पर्चा लगा देती है, एकदम उसका सामान जब्त कर लेती है, दुकानदार को हरास करती है। लेकिन ये जो पॉलिटिशियन जो हैं, जो आए दिन जो रोज़ अखबारों में भी आ रहा है, मीडिया में भी आता है, तो उनको वो क्यों नहीं पूछते। मैं समझता हूँ कि पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सो मोटो इन पे एक्शन लेना चाहिए। जितने मर्जी कदबार नेता वो क्यों ना हो, कोई भी नेता जो है जो इसको वायलेट कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो देश के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा। दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं कांग्रेस के चीफ स्पोक्सपर्सन रविंद्र शर्मा। पेशे से एडवोकेट भी हैं, पत्रकार भी हैं, यानी सहाफ़ी भी है, नेता भी हैं और एडवोकेट भी हैं। रविंद्र जी, बहुत सारी पिक्चर्स हमारे पास आई हैं, दो पिक्चर्स का जिक्र करेंगे। एक राजौरी से ताल्लुक़ रखती है और डिस्ट्रिक्ट कठुआ से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनको ऐसे लगता है कि केंद्र में उनकी सरकार है तो ये कोविड-19 उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्या कहेंगे आप?
देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है सेंटर में, और यहाँ पे भी उनका केंद्र की सरकार का दबा होने की वजह से वो गवर्नमेंट के नाम की जो है वो कोई परवाह नहीं कर रही। उनको कोरोना हो ना हो, लेकिन वो दूसरों के लिए खतरा बन रहे हैं, भारतीय पार्टी बना रहे हैं और कहीं ज्वाइनिंग या सेलिब्रेशन या फंक्शन हो रहे हैं। ये कितना गैर जिम्मेदाराना हरकत है। हम देख रहे थे कि उनकी लीडरशिप भी उनको कुछ नहीं कहती। अगर चंद लोग इस तरह की जो है वो धज्जियां उड़ाएंगी तो मैं समझता हूँ इससे गैर जिम्मेदाराना हरकत कोई नहीं हो सकती। अगर वो अपने प्रधानमंत्री की अपील को परवाह नहीं करते, अपने केंद्र राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है यूटी सरकार एडमिनिस्ट्रेशन की उसको नहीं मानते, तो मैं समझता हूँ रूलिंग पार्टी के लोगों के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और होना तो ये चाहिए था कि भाई उनकी अपनी लीडरशिप और उन लोगों को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए था कि आप लोगों को तो कान पकड़ाते हैं तो 3 से 4 आदमी गाड़ी में हो जाते थे, तो उनको सरेआम डंडे पुलिस मारती थी, और इधर से नेता जो है वो इस तरह से बिहेव करे। और उनका ऑफिस भी तो कंटेनमेंट जोन में था, सब कुछ हम देख रहे हैं। तो इसलिए 2 कानून, 2 नाम्स एक ही देश में, एक ही सूबे में नहीं होने चाहिए। आम आदमियों के लिए एक कानून, ओपोजिशन के लिए एक कानून और दूसरों के लिए रूलिंग पार्टी के दूसरा कानून। लेकिन इससे खतरा ये है कि भाई खतरा आम लोगों को हो जाता है जब कोरोना एक आदमी से संक्रमित होकर के आगे फैलता है। हम सबको रिस्पॉन्सिबल होना है। तमाम ओपोजिशन में 2.5 महीने में पूरी तरह से हमने सहयोग भी किया और पालन किया जी। लेकिन ये देख करके बहुत ही अफसोस लगता है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन रविंद्र जी की जगह तो उद्घाटन भी कर रहे हैं उनके मंत्री जो 3 साल पहले मंत्री थे या एमएलए थे, वो साहब विधायक है, वो किस नाम जो किस कानून के तहत जो है वो उद्घाटन करते हैं जी। लेकिन रविंद्र जी क्या आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्यों एक्शन नहीं लेती इन लोगों के खिलाफ? जैसे आपने खुद ही कहा कि 4 लोग 150 दिया गया जी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी को, वहाँ के युवा कांग्रेस के एक साथी ने लिख के कंप्लेंट दी कि ये फोटो आप क्यों नहीं कार्रवाई करते जी। लेकिन इससे यही लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ ओपोजिशन और दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जी। ये कमजोरी है एडमिनिस्ट्रेशन की, और एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह का दबाव है। आम लोगों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते नहीं, क्वारंटीन सेंटर में जो हालत हो, 10-10 दिन से रिपोर्ट नहीं आती, किसी का 3-3 बार 2-2 बार टेस्ट हो रहा है जी। ये भारतीय जनता पार्टी को इसलिए मैंडेट दिया था कि तमाम एंटी पीपल या इस तरह के काम लोग जो है वो चिल्लाते रहे। आज जम्मू शहर में दुकानदारों को कहा दुकानें खोलो और रातों रात वहाँ कोई पार्किंग नहीं होगी, तो कई चीजें जो है उसका रूलिंग पार्टी के तौर पे उनकी जिम्मेवारी ओपोजिशन से ज्यादा है जी। लेकिन अपने लिए तो सारी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं जी, लेकिन लोगों के लिए जिन्होंने उनको वहां पहुंचाया वो नहीं है। इस फोटो अपॉर्चुनिटी से कुछ नहीं होगा जी। लेकिन रविंद्र जी आज आपने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट किया, आप देख लीजिएगा तस्वीर भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख लीजिए जी। उसमें हमने लिखा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके आप कल का प्रेस नोट देखिए, मैंने इन्विटेशन में लिखा। और हमने 2 फेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो लोग पत्रकार आए थे, बड़े थोड़े पत्रकार थे, लेकिन हमने उनको कहा कि 2 किस्त में 2 फेज में हम करेंगे। और आप देख लीजिए कि कंप्लीट मास्क, मैंने भी, भल्ला साहब भी, मुलाराम जी, योगेश साहनी जी, बाकी साथी ने, हम पूरा मास्क को सैनिटाइजेशन करके हमने की है। और ये पहले इस तरह से है कि हमने लिमिटेड दायरे में। लेकिन शर्मा साहब आपको मैं देख रहा था कि आप बीच में बैठे हुए थे, आपके एक साइड पे रमन भल्ला जी थे, दूसरी साइड पे सानी साहब थे, लेकिन आपका 1 यार्ड का भी डिस्टेंस नहीं था। देखिए बात यह है कि हमने कोशिश की वहाँ, क्योंकि कैमरा के सामने उनको परेशानी थी, लेकिन ये हम आपस में कहीं एक दूसरे को खतरा हो सकते हैं। लेकिन मीडिया वाले दूर थे और मीडिया को हमने 2 फेज में किया जी। और आपस में भी हमने कोई पीछे बैठा था, कोई साइड में बैठा था, शायद कैमरे में पूरा ना नजर आया हो जी जी। लेकिन हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले नहीं की, इतने देर से 1-1, 2-2 करके हम, हालांकि 2.5 महीने में लोगों की समस्याओं के लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आते हैं, बिल्कुल हमने कहा कि लोगों को खाना क्यों नहीं मिल रहा पर्याप्त, आपने देखा आप लोग भी तो मीडिया के माध्यम से ही सारी जो है वो रोल निभाते हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ। लोगों की आज आवाज कोई नहीं है ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में। बिल्कुल ये मीडिया कहीं ना कहीं जो है वो आवाज उठाती है कि क्वारंटीन सेंटर में ये कमी है, लेबर की ये हालत है, पूरे देश में दिखाया जी। और अगर मीडिया भी ना हो और उसमें आप वर्षन लेने आते हैं जी, तो हम जरूर कोशिश करते हैं कि कोऑपरेट करें। रविंद्र जी 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 रविंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों आपने देखा कहीं ना कहीं बीजेपी
अपना डबल स्टैंडर्ड शो कर रही है और उनका बीजेपी का ये बार बार सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट करना ये अच्छा संदेश नहीं देता है। रूलिंग पार्टी है, केंद्र में उनकी सरकार है, अगर उनके नेता ही इस तरह से करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको अब हम वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं, आप इत्मीनान से देखिएगा फासला कितना है। हालांकि रविंद्र शर्मा जी का कहना था कि हो सकता है कैमरे में कंजस्टेड दिख रहा हो, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है। आप अगर किसी पर आरोप लगाते हैं तो कम से कम आप भी दूध के दूल्हे होने चाहिए, और भाजपा वाले तो कौन से दूध के दूल्हे हो। लोगों को आई और जिस तरह के सरकार के लगातार जनता विरोधी और डिफरेंट सेक्शंस विरोधी आर्डर्स जो हैं वो निकल रहे हैं, उसके ऊपर चिंता व्यक्त करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार को ये जताना चाहते थे कि ये जनता विरोधी काम जो है बंद करें। तो इसमें ट्रांसपोर्ट सेक्शन, बिजली मुलाजम, बिजली महंगाई, SR 202, डोमिसाइल के लिए लोगों को लाइन में खड़े करना, तमाम जो है स्कूल कभी खोलने का फैसला करना, कभी फिर बंद करने का फैसला करना, तमाम सरकार पहले ऑर्डर करती है फिर उस पर विचार करती है। दर्शकों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता फॉर्मर MLC विबोध गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विबोध जी, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने की, क्योंकि कांग्रेस आप पे एलिगेशन लगाती है, बीजेपी पे एलिगेशन लगाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगा कि कांग्रेस की रीति नीति में अपना अंतर होता है, कहना और कथनी में इनका बड़ा अंतर है। ये 60 वर्षों से इन्होंने ऐसा ही किया है। ये तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है। इन्होंने तो कोई भी बात हुई है तो इन्होंने क्या कहा कुछ है और किया कुछ है। देश को बांट कर आज तक इन्होंने राज करने की कोशिश जो है वो की है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कोई फील्ड में ये नजर नहीं आए। कांग्रेस के लोग जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर कहीं भी कोरोना के लोगों के पीड़ित लोगों के पास नहीं गए, कहीं इन्होंने कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जान हथेली पे रख के काम किया, चाहे उसमें सैनिटाइजर बांटने की बात हो, चाहे मास्क बांटने की बात हो, चाहे राशन बांटने की बात हो, और बार बार ये हम लोगों के ऊपर एक ब्लेम लगाने की कोशिश करते थे कि भाई ये सोशल। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो अपना सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख सके, मेंटेन कर सके, इसके लिए इनको जो पब्लिकली जो है वो माफी मांगनी चाहिए और FIR रजिस्टर होनी चाहिए इनके खिलाफ। विबोध जी, ये आप पर भी इल्जाम लगा रहे हैं कि राजौरी में भी एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें आपने सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट किया था, क्या कहेंगे? देखिए, राजौरी किस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है उसमें। मैं तो काफी दिनों से जम्मू में हूँ वहाँ, लेकिन राजौरी के अंदर कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी का जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल न रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया विबोध जी। इन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखना चाहिए। आपको लगता है ये दूध के दूल्हे हुए? मैं विबोध गुप्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात कर रहा हूँ। और जो कार्यक्रम के आगाज़ में हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि केंद्र में उनकी सरकार है, कोविड-19 उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दर्शकों, बात करेंगे अब ट्रांसपोर्टर्स की। ट्रांसपोर्टर्स और सरकार के बीच में गतिरोध 10 दिन के लिए थम गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने 10 दिन का और टाइम दिया है, या यूं कहे कि सरकार ने 10 दिन का टाइम मांगा है। आपको बताते चले, ट्रांसपोर्टर्स बड़े गुस्से में थे और उन्होंने 2 दिन भूख हड़ताल की थी और आज से एसेंशियल सर्विसेज की जितनी भी आइटम्स थी उसकी ढुलाई करने से मना कर दिया था, जिसके चलते सरकार ने उनको न्योता दिया था। सरकार के न्योते पर आज लंबी चली बैटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि 10 दिन तक ये अपना आंदोलन को स्थगित करेंगे। 10 दिन का समय सरकार को देंगे, अल्टीमेटम देंगे 10 दिन का, और उसके बाद बातचीत की जाएगी, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। आपको बताते चले, सरकार की 15 से 16 क्षमा कीजिए, ट्रांसपोर्टर्स की 15 से 16 प्रमुख डिमांड्स थी, जिसमें यह था कि बाकी राज्यों में गाड़ियां, पैसेंजर वाहन चल रहे हैं, यहाँ पर क्यों नहीं चल रहे। जिसमें उनका ये था कि किराया बढ़ोतरी होनी चाहिए, 50% के करीब किराया बढ़ोतरी होनी चाहिए। तीसरा उनका ये भी कहना था कि यूटी, किसी भी यूटी में ना टोल लगता है ना टोल प्लाजा होता है, तो जम्मू कश्मीर यूटी में टोल प्लाजा क्यों हुआ है।
हालांकि उन्होंने कहा कि 10 दिन के भीतर जो केंद्र से जुड़ी हुई मांगे हैं केंद्र से बातचीत कीजिए, जो यूटी सरकार के हक में आती होंगी ये यूटी सरकार से बातचीत की जाएगी, लेकिन 10 दिन का समय सरकार को जरूर मिल गया है। आज जो हमारी मीटिंग थी, वरना हम नहीं खोल पाएंगे, तो 15-16 पॉइंट्स थे जिन पे डेलिब्रेट डिस्कशन हुई है, और जो तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के हाथ में है, उन्होंने हमसे वादा किया कि विद इन 1 वीक हम ये इम्प्लीमेंट करवा देंगे। और जो दूसरे इशू हैं वो जब एडवाइज़र साहब क्वारंटाइन हैं तो वो निकलते तो आपके एडवाइज़र साहब के साथ मीटिंग करवा के फिर CS साहब से भी मीटिंग होके तो आपके इशू इन्होंने हमसे वादा किया है कि आप जो है ये स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दो, तो आपका कोई भी जो इशू है, कोई भी कंसर्न है, वो हम उसमें देखेंगे। और हमने कहा कि अगर सोशल डिस्टेंस पे आपको हमारी गाड़ियाँ चलवानी हैं तो 50% आपको हमारा किराया बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम गाड़ियाँ चला पाएंगे, वरना नहीं चला पाएंगे। और टैंकर्स की जो एक गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिल्ली ने किया है कि कोई भी टेंडर, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है, तो वो भी उन्होंने कहा है कि हम टेक अप करेंगे और इसको ये करेंगे। और जितनी मेटाडोर्स के 3 व्हीलर्स की पार्किंग का सवाल है, टैक्सीज़ की जो रेलवे में बड़ी पार्किंग, हैवी पार्किंग ली जाती है, तो सभी इशू जो हैं उन्होंने कहा कि जो हमसे हो सकते हैं वो हम करेंगे, जो सेक्रेटरीट से हो सकता है वो भी करवाएंगे, और जो दिल्ली से टेकअप कर रहे होंगे वो भी हम करेंगे। उन्होंने हमसे कहा कि अगर विद इन 10 डेज़ आपके एडवाइज़र साहब के भी एडवाइज़र क्वारंटाइन में हैं तो CS भी, तो उनके साथ आपकी मीटिंग करवाएंगे। और जो इशू उसके बाद अगर हम आपके इशू अब नहीं सॉल्व होते हैं, फिर आप स्ट्राइक पे जाना चाहो तो स्ट्राइक पे आप जा सकते हैं। हमने सरकार से मांग की है कि खासकर जो हमारा वर्कर है वो इसी मेटाडोर पे वो उसका पालन पोषण होता है, उसके बच्चे, उसकी स्कूल की बच्चों की फीसें, दूध, जो भी उसने करना है यही मेटाडोर। अगर मेटाडोर ही खड़ी होगी तो आप देख लीजिए उनका बेचारों का क्या हाल है। उसी तरह जो जिसने गाड़ी डाली है, बैंक का जो इंटरेस्ट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप अगर मैं एक मेटाडोर डालता हूं तो जो उसका इंटरेस्ट है वो बैंक हमें माफ़ नहीं करेगा। हमने सरकार से डिमांड की है, खासकर जो हमारे बेचारे बेरोज़गार ड्राइवर कंडक्टर 3 महीने से घर में बैठे हैं, उनके लिए इन्होंने माना है कि हम गवर्नमेंट से उनके लिए कोई पैकेज लाएंगे। तो हम देखते हैं 4 दिन में ये क्या फ़ैसला करते हैं। पहले तो हम जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं कि 4 दिन का हमने टाइम दिया है, 5 दिन का इनको, और ये क्या उसके आगे हमें देते हैं वो वेट करेंगे। 1.5 तो 4 दिन का टाइम और 10 दिन का ओवरऑल टाइम दे जी, क्योंकि 8 के बाद इन्होंने कोई स्टेप लेना है गाड़ियां खोलने का, तो हम चाहते हैं गाड़ियां हमारी चलें, लेकिन 50% हमारी डिमांड है किराया बढ़ाने में, ताकि हम 50% गाड़ियों में सवारियां बिठा के चला सकें। दर्शकों, इस वक्त सारी चीज़ें यानी स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सबके सब ठप पड़े हुए। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, और ठीक है, ऑनलाइन में भी काफ़ी लोगों को एतराज़ इस बात को लेकर के है कि सुरक्षा कारणों के चलते या आंतरिक मामलों के चलते 4G सेवा नहीं दी जा रही है, 2G सेवा दी जा रही है। तो लोग इस पर भी एतराज़ जताते हैं कि 2G सेवा से डाउनलोड और अपलोड में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। लेकिन एक ऐसा गांव है जो बिल्कुल सांबा से करीब, हेडक्वार्टर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पे, गांव का नाम सांदी है। इसमें किसी भी प्लेयर का, किसी भी टेलीफोन प्लेयर का, यहाँ पर मोबाइल प्लेयर का सिग्नल नहीं आता है। और यहाँ पर बच्चे कैसे ऑनलाइन पढ़ते होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बच्चों को फ़ोन करने के लिए भी किसी पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है, तो नेट तो दूर की बात है। आइए उन बच्चों से सुनते हैं
और जिनको ये शिकायत है कि सरकार उनको तरजीह नहीं दी जा रही। 4G सेवा तो छोड़िए, 1G सेवा 1G सेवा ही दे दीजिए। तू भी कर। यहाँ पे तो टावर भी नहीं है। पहले भी 2 बार बैक टू विलेज वालों का प्रोग्राम हो चुका है, वो सिर्फ दावे करते हैं, पर यहाँ तक अभी टावर की कोई सुविधा नहीं है। जैसे कि अब हमें पढ़ाई करनी है तो हमें बिल्कुल भी उसका फ़ायदा नहीं हो रहा ऑनलाइन क्लासेस का, तो हम कैसे पढ़ेंगे? तो उसके लिए हमें कहीं दूर ऊपर जाना पड़ता है। जैसे कि कुछ समझ नहीं आता है तो दूर पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है नेटवर्क ढूंढने के लिए, फिर एक जगह खड़े होकर वो वर्ड का मीनिंग ढूंढना पड़ता है। यहाँ तक तो नेटवर्क की कोई सुविधा ही नहीं है, तो मेरे से पहले भी लगा लो कितने साल यहाँ पे परेशानियाँ रह चुकी हैं। यहाँ पे तो नेटवर्क है ही नहीं। अगर हमें किसी को कॉलिंग करनी पड़ती है तो एक जगह स्टेशनरी खड़े होना पड़ता है, अपने घर से बाहर जाना पड़ता है, तो नेट की तो बहुत दूर की बात है। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि डिजिटल स्टडीज़ करो घर पर बैठ के, तो हम तो उनके रूल्स को सभी फॉलो कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, बार बार सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, लेकिन हम डिजिटल स्टडीज़ कैसे करें? क्योंकि यहाँ तो नेट चलता ही नहीं। अगर चलता भी है तो घर से बहुत दूर। तो लड़कियों के लिए तो ये प्रॉब्लम, लड़के तो चले जाते हैं कहीं कहीं बैठ के नेट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन लड़कियां कहाँ जाएं? वो तो यूज़ नहीं कर पा रही है ना, इसलिए हम डिजिटल स्टडीज़ तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। तो जो बुक्स पढ़ी, हम तो 12th में है ना, मेरे तो 2 एग्ज़ाम्स रहते हैं, लेकिन जो बिलो 12th हैं उनकी तो डिजिटल स्टडीज़ लग रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, वो तो बिल्कुल भी इसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। को हमने सांधी की महिला पंच से बातचीत की। महिला पंच का कहना था चलो पढ़ाई अलग चीज़ है, कोई घर में बीमार हो जाता है, अपने घर वालों को सूचित करना होता है, उसमें भी बड़ी बड़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। आइए देखते क्या कहना है। टावर की वजह से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई ख़त्म हो रही है। दूसरे शहरों में जाओ देखो, वहाँ के बच्चे सभी आगे निकल रहे, गाँव के ही बच्चे सब जो पीछे रहते हैं। इसी वजह से ही रहते हैं ना, जहाँ पर टावर है ना, जहाँ पर नेटवर्क। अगर कोई बाई चांस हमारे गांव में कोई लेडीज़, जहाँ प्रेग्नेंट लेडीज़ बीमार हो जाए, अब एम्बुलेंस ही बुलानी पड़े, हमने पहले गोपाल जाना पड़ता, 4-5 किलोमीटर जाना पड़ता। वहाँ से एम्बुलेंस लेके आए, जब लेके जहाँ से आए आते समय शायद उसकी डेथ हो जाए। ये भी बहुत बड़ी समस्या। हमारे गांव की सड़क भी नहीं है। दूसरा टावर की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। टावर, जब तक टावर नहीं होगा, नेटवर्क नहीं होगा, तो हमारे बच्चों आगे कैसे निकल पाएंगे? सरकार ने इतनी स्कीमें निकाली हैं, स्कीम से कुछ भी नहीं हमारे गांव में मिला है। हमने 2-3 बार बोला है, टावर वाले भी फ़ोन करते हैं हमें, जम्मू से भी आते हैं, कहाँ से भी, वो बोलते हैं 1-2 महीने में लगेगा। 1-2 महीने करते करते अभी 1.5 साल हो गया। मैंने पेंशन भी बने 1.5 साल के, अभी कुछ मसला नहीं है। तो कल पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण दिवस को लेकर के हमने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन सुरेश चुग से बातचीत की। सुरेश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहला सवाल ये होगा कि कोविड-19 के चलते काफ़ी सारा सुधार हुआ है, कहीं ना कहीं पानी में पोल्यूशन था वो भी खत्म हुआ है, वायु में प्रदूषण है वो भी खत्म हुआ है। पिछले और इसमें क्या अंतर आप महसूस करते हैं? देखिए, कल हम अपना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाने जा रहे हैं और ये हर साल मनाया जाता है। थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इस समय हम कोविड-19 को फेस कर रहे हैं और लोग काफ़ी हार्डशिप फेस कर रहे हैं इसमें, और लेकिन इसके साथ जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है एनवायरनमेंट पे वो ज़रूर नोट करने के लिए है, क्योंकि सारी इंडस्ट्री इस समय लॉकडाउन में है और बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है और लोग भी बाहर नहीं निकले करीब 2-2.5 महीने तक। तो इससे जो पर्यावरण पे इफ़ेक्ट हुआ है उसमें जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। ख़ासकर मैं जम्मू की बात करूँगा, एयर क्वालिटी में करीब 50% इम्प्रूवमेंट हुआ है और इसी तरह वाटर क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तवी रिवर का हमने डेटा लिया है और उसमें काफ़ी 60% के करीब इम्प्रूवमेंट नोट किया गया है। तो इसके चलते म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी कम पैदा हुआ, क्योंकि लोग सभी
लॉकडाउन में है और उससे पोल्यूशन लेवल जो है कम हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम फ्यूचर में इस तरह की स्ट्रेटजीज़ रखें कि हम नेचर में कम से कम इंटरफेयर करें, तो मेरा ख्याल है हम लोग नेचर की हेल्प करेंगे और उसको रिजुविनेट करने में मदद करेंगे। और अगर पॉसिबल हो तो साल में कम से कम कुछ वक्त स्टैगर्ड मैनर में अगर हम इस तरह से इंडस्ट्रीज़ और ट्रांसपोर्ट और अदर चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में करें तो मेरे ख्याल आपका एनवायरनमेंट काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। सुरेश जी, क्या आपको लगता है कि वक्त आ गया है इस वक्त कि साल में कुछ सप्ताह के लिए, एक सप्ताह के लिए ही लॉकडाउन किया जाए ताकि अपने पर्यावरण को बचाया जा सके? हाँ, मेरे ख्याल मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपसे, क्योंकि हमने बहुत बड़ा प्रेशर डाला हुआ है नेचर पे और हम लोग पॉपुलेशन तो खैर बढ़ ही रही है, तो हमारा जो पोल्यूशन लेवल है वो भी इसी तरह बढ़ रहा है। आप दिल्ली की हालत देखिए, कंपेयर टू दिल्ली हम लोग काफ़ी अच्छी सिचुएशन में हैं, लेकिन फिर भी फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये ग्रीन स्टेट है, यहाँ पे कुछ ऐसे कदम लेने की ज़रूरत है। सुरेश जी, अमूमन हम देखते हैं कि हम मनाते हैं, दिन मनाते हैं, उसके बाद साल भर भूल जाते हैं। जैसे हम ट्रैफिक सेफ्टी वीक मनाते हैं, उस दिन हम बड़े हेलमेट पहनाते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन पर्यावरण के संरक्षण के लिए मुझे लगता है कि पूरे साल इसको याद रखने की ज़रूरत है। ये हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है और हम अपने लाइफस्टाइल को उस हिसाब से रखें कि हमें ये लगे कि हम लोग पर्यावरण हमेशा बचाने में लगे हुए हैं, ताकि पूरा साल हम इस पे काम कर सकें। और क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट हो, वो तो सारे साल इन्हीं चीज़ों में काम करते हैं, लेकिन आम आदमी सोचता है कि सिर्फ एक हफ्ते का ये पर्यावरण वीक मनाया जा रहा है और उसके बाद कुछ नहीं है। तो इसे हमें लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है ताकि आम आदमी ये समझ सके कि उसका अपना भी एक बहुत बड़ा रोल है पर्यावरण को बचाने में। मंदिरों के शहर के बीच में सूर्यपुत्री तविशी बहती है। आज प्रदूषण कम है, लेकिन बहुत सारे नाले इसमें जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती। क्या कहेंगे आप? इसको हम लोग जहाँ ये पोल्यूशन बढ़ रहा है तवी में, जहाँ ये नाले आ रहे हैं, वहाँ पे एसटीपी लगाने का प्रयोजन है और काफ़ी एसटीपीज़ लग भी रहे हैं। तो इन फ्यूचर कोशिश यही है कि जितने भी नाले हैं वहाँ से ट्रीटेड पानी ही तवी रिवर में जाए। तो इसमें काम चल रहा है हमारा। संदेश यही है कि पर्यावरण को बचाएं और नेचर में कम से कम इंटरफेयर करें और अपनी लाइफस्टाइल को बदल के अपनी जो वो है कि अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको लिमिट में रखें। पर्यावरण दिवस पर आपका संदेश यही है कि पर्यावरण को बचाएं और नेचर में कम से कम इंटरफेयर करें और अपनी लाइफस्टाइल को बदल के अपनी जो वो है कि अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको लिमिट में रखें ताकि जो पर्यावरण पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।